कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जत्रु भाई बटले बहुत बहुत जोहार किसान मन और जोहार भौजी। जोहार जोहार, आप सभी को भी जोहार। हाल समाचार बताओ। बहुत बढ़िया है और जानकारी आज पता है दूसरे टाइप का लेकर अरे वाह अरे वाह। अच्छा, पर्व त्योहार कैसे मना दी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एकदम रोज चेहरा बताते भाई और रोज जे खिलखिलाहट है से बताते किसान मन कि हमरे कर भौजी बहुत बढ़िया से पर्व त्योहार का आनंद ले। और ज्यादा तारीफ करें इससे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 2014-15 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। केनरा बैंक बेड़ो शाखा ने किया कृषक सम्मेलन का आयोजन। राई के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद शिवानी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-2015 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। इस वर्ष गेहूं, जौ, राई, सरसों और कुसुम के मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के मूल्य में 125 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ इस प्रकार से हैं। गेहूं 1450 रुपये, जौ 1150 रुपये, राई सरसों 3100 रुपये, कुसुम 3050 रुपये, तोरी 3175 रुपये और मसूर 3075 रुपये प्रति क्विंटल। बीते दिनों केनरा बैंक के बेड़ो शाखा में कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केनरा बैंक रांची अंचल के उप महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने किसानों को बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बैंक के मंडल प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि किसान बैंक से ऋण लेकर उन्नत तकनीक से खेती कर सकते हैं। इस दौरान बैंक द्वारा 56 किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया। किसान भाई, आप जब भी धान की कटाई करें, एक बात का विशेष ध्यान दें। कटाई से पहले उस खेत के सारे खरपतवार निकाल दें। ध्यान रहे, कटाई में धान फसल एक साथ एक भी खरपतवार कटकर भंडारण तक ना जा पाए। इसके अगले साल धान लगाने पर खरपतवार कम होगा। धान फसल की कटाई के समय खेत में खरपतवार हो और गलती से धान के साथ वो भी कटकर अनाज निकालने के स्थान तक आ जाए तो धान के साथ खरपतवार के बीज भी शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से भंडारण में रखे गए इन धान बीजों को जब अगले वर्ष खेत में लगाया जाता है तो खरपतवार की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए धान काटने से पहले खरपतवार जरूर निकाल लें। देखिए, अगर धान पक के तैयार हो गई है और किसान भाई चाहते हैं कि अब कटाई के लिए जा रहे हैं तो दो बातों का जरूर ध्यान रखिए। एक कि आप कटाई से पहले आपके खेत में जितने भी खरपतवार हैं उसको कृपया करके वहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि आपके फसल के साथ साथ खरपतवार के पौधे भी कटेंगे और वो आपके भंडारण की जगह तक पहुँच जाएंगे। और जब अगले साल जब फिर आप उसी बीज को लगाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खरपतवार आपके खेत में आ रहा है। तो पहली सावधानी तो ये है कि खरपतवार को बिल्कुल वहाँ से हटा लें और सुनिश्चित कर लें कि एक भी पौधा हमारा खरपतवार का नहीं है। किसान भाई इस मौसम में राई सरसों की खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो किसानों को अच्छी उपज दिलाने में सक्षम हैं? आइए इस विषय में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। वैसे खेतों में जहाँ पर सिंचाई का प्रबंध है उनके पास, तो उसके लिए आप राई सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे बढ़िया किस्म है शिवानी या फिर पूसा बोल्ड या वरुणा या क्रांति। इन सब किस्मों का प्रयोग करें और बढ़िया से खेत तैयार करके इसका बुआई करें, जिससे उनको अच्छा उपज मिल सके और इस जो असमय वर्षा है उसका सदुपयोग हो सके। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई करने का काम भी कर सकते हैं। इस यंत्र की कार्यक्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह।
किसान भाइयों, बैगन और टमाटर में अभी जो वर्षा हुई है जिससे कि वो सड़न और गलन वाला रोग लग सकता है। इस रोग से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर दे, जिससे कि सड़न या मुरझा रोग से बचाव हो सके। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपये से 2450 रुपये, चावल मध्यम 2550 रुपये से 2700 रुपये, चावल उत्तम 3700 रुपये से 4100 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1750 रुपये, चना 3350 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7100 रुपये, दाल मसूर 5600 रुपये से 6000 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4100 रुपये, सरसों तेल 8600 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1700 रुपये से 2000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। कुछ अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने दिलाई आपको फटाफट ढेर सारी जानकारी, मौसम के मिजाज के बारे में भी बता दिया और बाजार भाव के भी जी देख हाँ। ली हमरे मन। और किसान मन देखो हमरे मन जानकारी बढ़िया बढ़िया लेवब, लेकिन छोटा सन विराम करवा दे। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम करवा दे एक धाव सब किसान मन के। फिर से हमारे मन दुयो बटले जुहार है। कार्यक्रम में मन का स्वागत है और जानकारी अब हमारे मन के दिवाई चाहिए। जैसे कि हमारे किसान हैं तरह तरह की फसलें लगाते हैं और उनका देखभाल भी करते हैं, एकदम। लेकिन उन फसलों को बहुत अच्छा बनाने के लिए, उनसे उत्पाद अच्छा लेने के लिए पता है क्या चीज की जरूरत होती है? क्या चीज? खाद। अरे रे एकदम नगद कहती किसान मन। देखो खाद अगर हमारे मन खेत में देवत थी, अपन फसल में देवत थी तो बढ़िया उत्पादन लेवत थी, लेकिन विशेष रूप से हमारे मन का ध्यान देना है केचुआ खाद जी हाँ, जिसे जीवाणु खाद भी कहते हैं। एकदम। तो देखो रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग हमारे मन के करना है और विशेष रूप से हमारे मन का जीवाणु खाद मतलब कि केचुआ खाद बटे ध्यान देना है। तो दिला देते हैं जानकारी। एकदम। आओ विशेषज्ञ से हमारे मन जुड़ा थी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शंकर सिंह। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है जीवाणु खाद की उपयोगिता एवं उसके महत्व के बारे में, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जीवाणु खाद होती क्या है? देखिए, जीवाणु खाद जो है वो जीव है, जिसमें जो माइक्रोब्स है वो जीवित अवस्था में पाया जाता है, जिसकी संख्या बढ़ाकर हम खेतों में प्रयोग करते हैं और वो फसलों के लिए लाभदायक होता है, तो वो जीवाणु खाद हम उसे कहते हैं। जीवाणु खाद अलग अलग फसलों के लिए अलग है और बहुत तरह का जीवाणु खाद
बनाया जाता है, कुछ तो प्रयोगशाला में बनता है, और कुछ जीवाणु खाद जो है वो किसान भाई खुद अपने खेतों पर या अपने घरों में बना सकते हैं और उसका लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने उल्लेख किया कि किसान भाई अपने घरों में बना सकते, तो इसकी विधि क्या है या इसका तैयार करने के तरीके के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, एक तो है नील हरित शैवाल जो धान फसलों के लिए है, जहाँ पर पानी लगा हो या जिस फसल में पानी ज़्यादा लगता हो और पानी खड़ी अवस्था में जमा हो, उसके लिए नील हरित शैवाल जीवाणु खाद है। उसको इंग्लिश में हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसको हम अपने यहाँ अपने घरों पर इसको बनाया जा सकता है। उसी तरह माइकोराइजा है जिसे हम अपने खेतों में बना सकते हैं। लेकिन और जो जीवाणु खाद है जैसे एजेटोबैक्टर है, पीएसबी है, राइजोबियम है, एजोस्पेरिलियम है, ये सभी जो हैं वो प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है और वहाँ पर लैब जहाँ है वहीं बन सकता है। रही बात जीवाणु खाद का, तो जीवाणु खाद किसान भाई ये जान जाएं कि ये जीवाणु खाद देने से आपका पहला जो है खाद की मात्रा में कमी होती है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और पौधों को जड़ ज़्यादा दूरी तक जाता है और ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फेट, पोटास इत्यादि धरती से लेते हैं और तब हमारा उपज बढ़ता है। रही बात जो भी जीवाणु खाद है उसको देने का तरीका अलग है। कुछ जो जीवाणु खाद है हम मिट्टी में डाल सकते हैं गोबर के खाद के साथ। कुछ जीवाणु खाद बीजोपचार कर सकते हैं, बीज के साथ मिला करके जीवाणु खाद हम अपने खेतों में डाल सकते हैं जो फसलों के लिए फायदा करता है। एक खास ध्यान देना है किसान भाई जीवाणु खाद देने में अपने खेतों में, जो सभी फसल के लिए, चाहे वो आप सब्जी कर रहे हैं, फूल कर रहे हैं या फलोत्पादन कर रहे हैं, अन्न उत्पादन कर रहे हैं, जैसे अभी सीजन है, गेहूं है, चना है, मूंग है, मटर है, जितना चीज़ है, तो जो दलहनी फसल है जो किसान भाई अभी लगाना चाहते हैं, तो दलहनी फसल के लिए राइजोबियम कल्चर आता है, राइजोबियम कल्चर के नाम से। वो हर फसल के लिए अलग होता है, मसूर के लिए अलग है, मटर के लिए अलग है, चना के लिए अलग है, मूंग के लिए अलग है। तो ये जीवाणु खाद अलग अलग राइजोबियम कल्चर जो होता है खासकर दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है और ये अलग अलग फसलों के लिए अलग राइजोबियम कल्चर होते हैं और इनका नाम भी मसूर के लिए है तो मसूर उस पर लिखा रहेगा, चना के लिए है और इनको जो देने की विधि है वो अलग है। इसको करते क्या है, आधा से 1 किलो पानी लेते हैं, उसमें 100 ग्राम गुड़ डालते हैं। जब पानी खौल जाए और गुड़ उसमें अच्छे तरीक़े से मिल जाए तो उसको हम पूर्ण रूप से ठंडा करते हैं, चूँकि जीव है और जो आँख से दिखाई देने वाला नहीं जीव है और इसको थोड़ा सा भी गर्मी लगेगा तो ये वहीं मर जाएगा, गतिशील नहीं रहेगा। और जब तक जीवाणु गतिशील नहीं है तब तक वो फायदा आपके फसलों में या आपके मिट्टी में वो नहीं करेगा। तो जो हम कहते हैं कि जीवाणु खाद देने से एक और है कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति में बढ़ोतरी होती है और मिट्टी का अगर दूसरे भाषा में अगर हम बात करें तो शुद्धिकरण होता है। तो पहला क्या करना है कि पानी ले लेना है, 1/2 से 1 लीटर, उसमें 100 ग्राम गुड़ देना है। जब गुड़ उसमें मिल जाए और थोड़ा सा फद के उसको पूर्ण रूप से ठंडा करना है। जब उंगली डालें कुछ भी गर्मी न पता चले, उस पानी और गुड़ के मिक्सचर में जीवाणु खाद राइजोबियम कल्चर डालना है, अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेना है और तब इस मिक्सचर को हम बीज पर डालते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं और उस बीज को आधा घंटा छाया में, आधा घंटा छाया में, धूप में जब ही जाएगा डायरेक्ट तो जीवाणु वो मर जाएगा और काम नहीं, निष्क्रिय हो जाएगा।
तो सक्रियता बनाने के लिए है गुड़ उसमें डाला जाता है। वैसे कोई भी चीज़ जो बीजों के साथ जीवाणु बीज में चिपके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि हम गुड़ के साथ करें। और 1 एकड़ के लिए 2 पैकेट मतलब लगभग 200 ग्राम और 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम जीवाणु खाद देना चाहिए और इसकी कीमत भी बहुत कम है। जीवाणु खाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि एवं रसायन विभाग में मात्र 15 रुपये पैकेट उपलब्ध है, जिससे यूरिया की अगर बात करें तो लगभग 90 किलो यूरिया की बचत होती है 2 पैकेट जीवाणु देने से। 200 ग्राम जीवाणु देने से 50 से 90 किलो यूरिया, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 40 से 50 किलो नाइट्रोजन की बचत होती है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी जीवाणु खाद की उपयोगिता एवं उसके महत्व के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अलबत बढ़िया जानकारी। और देखो खाद का प्रयोग हमरे मन जान गेली, कैसे बनाए है, कैसे का प्रयोग करना है। और इससे क्या होगा कि किसान खेती के साथ साथ खाद भी बना सकते हैं। एकदम एकदम। और देखो भौजी, हमरे मन दोसर जानकारी करब, लेकिन छोटा सा संदेश और महत्वपूर्ण संदेश के देखल बाले। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम हर बार अपना ये जो संदेश दिखाते हैं वो जरूर से जरूर कारगर हो रहा है हमारे किसानों के बीच में। और देखो किसान मन इकर प्रयोग भी शुरू कर दे हैं और टपक विधि से खेती करे लायक हैं और सिंचाई कर से फायदा भी लेवे बिल्कुल है नहीं। और साथ ही साथ अब जानकारी की बारी, और जानकारी है परवल के विषय में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हरियर हरियर हमरे मन करिए फसिल और बढ़िया फायदा देवे वाला है नहीं। बिल्कुल। और देखो परवल कर जे हमरे मन कैसे वैज्ञानिक तरीके से खेती करब, इकर प्रभेद कर चुनाव कैसे करब, इकर बारे में विशेष हमरे मन के जानकारी देवे डॉक्टर A.K. सिंह। ताऊ इनकर से जुड़ी ला और विशेष जानकारी लेवे। कुछ खास जानकारी के साथ आज फिर हम आपके बीच हैं। विषय है परवल की वैज्ञानिक खेती, और इसकी विस्तृत और खास जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार। जोहार किसान भाइयों। सर, हम और हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि परवल की वैज्ञानिक खेती और प्रभेद। देखिए, परवल अभी तो हमारे झारखंड प्रदेश की एक प्रमुख सब्जी की फसल धीरे धीरे होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले 20-25 वर्षों में अनुसंधान कार्य हुआ, इस बात से पूरा साबित हो चुका है कि हमारे झारखंड में भी किसान भाई परवल की खेती करके अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। जहाँ तक वैज्ञानिक खेती की बात है, उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले किस्मों की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों को उन्नत किस्में मिल जाती हैं तो उनकी आधी समस्या अपने आप ही ख़त्म होती है। तो किसान भाइयों, अपने प्रदेश में परवल की खेती करने के लिए हमारे इस अनुसंधान केंद्र से परवल की 3 किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। एक स्वर्ण रेखा है, जिसके कि फल लंबे होते हैं और धारीदार होते हैं। दूसरा स्वर्ण अलौकिक, हल्के हरे रंग के लंबे चिकने फल होते हैं। और एक स्वर्ण सुरुचि करके 3 किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। और तीनों किस्म के पौधे हम लोग यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे बना रहे हैं, और किसान भाई यहाँ से पौधे ले जा करके भी इसकी खेती कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहला आपके विषय रहता है कि किस्मों का चुनाव, जो कि हमारे सर ने बता दिए हैं, और ये जो किस्में कहाँ से मिलेंगे। और सर, साथ में हमारे किसान भाई किस्मों का इस्तेमाल करना सीख गए हैं, लेकिन ये सही समय पे कब अपने बुआई पे अपने खेत के लिए ले जाएं? देखिए, परवल की खेती तो पहले प्रचलित थी किसान भाई, जैसे ही बरसात खत्म होती थी 15 अगस्त के बाद परवल की लतर से उसकी खेती करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला है और काफ़ी तकनीकों का विकास भी हुआ है। अब हम लोगों ने देखा है
कि अगर किसान भाई पहले तो 1 मीटर लंबी परवल के तने का प्रयोग पौध के लिए करते थे, लच्छी बना के, जैसे अंग्रेजी का 8 का अक्षर होता है वैसे बना के लगाते थे थाले के बीच में। लेकिन अभी क्या हम लोगों ने यहाँ पे जो तकनीक विकसित की है कि परवल के टुकड़ों को काट करके प्लास्टिक की थैली में उसके पौध हम बना रहे हैं। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से पौध बनाने में क्या होता है कि हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल है जैसे उससे काफ़ी थोड़े से लतर में बहुत सारी पौधे बन जाती हैं। और हम 2 गांठों वाली टुकड़े का चुनाव करते हैं और प्लास्टिक की थैली में कोकोपीट भर देते हैं, नहीं तो अगर नहीं मिलता हमें गोबर की सड़ी हुई खाद, बालू से भी इसको भर सकते हैं हम लोग, केचुआ की खाद भी इसमें आधा मिला सकते हैं। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों को 1 गांठ कम से कम जड़ के नीचे डाल देते हैं प्लास्टिक की थैलियों में और 2 गांठ ऊपर रहता है। तो जो नीचे वाली गांठ होती है उससे जड़ का विकास हो जाता है और जो ऊपर रहता है उससे तने का विकास हो जाता है। तो इस तरह से लगाने के 1-1.5-2 महीने के बाद पौधा तैयार हो जाता है। जो किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं और लतर के द्वारा सीधे पौधे की रोपाई नहीं कर पाए हैं, अभी 15 नवंबर तक का समय उनके हाथ में है, अभी भी इस परवल को लगा सकते हैं। लेकिन अगर 15 नवंबर के बाद की बात किसान भाई सोचेंगे तो फिर जाड़े का मौसम जैसे ही आ जाएगा तो उस समय इसमें पौधे के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, अगर आप 15 नवंबर तक किसी कारणवश पौध अपने खेत में नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आपको फरवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं किसान भाइयों, जैसे कि इस नई पद्धति के अनुसार अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ है। जैसे नवंबर का समय बताया गया है, अभी आपके पास समय उचित है और इस दौरान हमारे बहुत से किसान भाई अपने तरीके से भी लगा चुके हैं, कुछ इस पद्धति भी लगा चुके हैं। इस दौरान किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं और कुछ खास जो मुश्किलें आती है उसका कैसे समाधान करें? अभी पहले तो हम लोग इसको खेत में परवल की लतर को फैलने देते थे, लेकिन देखा गया था अगर बरसात के अभी ये जो किसान भाई अभी लगाएंगे 15 नवंबर तक, तो दिसंबर में और जनवरी में जब तापक्रम काफ़ी कम रहता है तो पौधे की बढ़वार अच्छे ढंग से नहीं होती है। और सबसे पहले मैं लगाने की विधि के बारे में बताना चाहूँ किसान भाइयों को। लाइन से लाइन की दूरी हम लोग 1 से 1.5 मीटर रखते हैं, कभी कभी 2 मीटर भी रखते हैं। अगर काफ़ी बड़े क्षेत्र में खेती करना है तो 2 मीटर रखने से लाइन की दूरी क्या फ़ायदा होता है कि बीच में हम निराई गुड़ाई के लिए जो हमारे छोटे ट्रैक्टर पावर टिलर से हम उसकी निराई गुड़ाई कर लेते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी हम लोग 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। ध्यान रखना पड़ता है कि परवल में नर और मादा पौधा अलग अलग होता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप परवल की खेती के बारे में सोचेंगे तो आपको कम से कम 20% नर पौधों को खेत में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 10 पौधे आप उदाहरण के लिए लगाते हैं मादा किस्म के, तो 2 पौधे नर के भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा परागण होगा जब तक नर पौधा नहीं रहेगा तब तक वो मादा पुष्प का परागण नहीं हो पाता और फल नहीं लगता है। तो जितना महत्वपूर्ण हमारे मादा पौधे हैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे नर पौधे भी हैं, जिनमें कि फल नहीं लगता है लेकिन उससे पराग मिलता है और फल का जो लगता है पौधे पर, जब तक परागण नहीं होता फल नहीं लग पाता है। तो इस तरह से आप लगा देंगे। अगर 2 से 1.5 से 2 मीटर की दूरी लाइन की रखेंगे और 50 से 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की रखेंगे तो आपके पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी और उपज भी अच्छा मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना है कि लतर को जब फरवरी के महीने में, क्योंकि नवंबर दिसंबर में समस्या नहीं आएगी, जैसे ही गर्मी शुरू होगी फरवरी के महीने में तापक्रम बदलना शुरू होता है तो तुरंत बड़े तेज़ी से पौधे का विकास उस समय होता है। अगर लतर पे किसान भाई तार के सहारे या आप ऊपर चढ़ाएंगे तो ज़मीन पे नहीं फैलने देंगे तो फल अधिक लगता है। अगर ज़मीन पे फैलने देंगे तो गर्मी के मौसम में तो समस्या नहीं आती। लेकिन परवल एक ऐसी सब्जी की फसल है कि जो कि फरवरी में जब फूल आएगा तो मार्च अप्रैल में फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम जून के तीसरे सप्ताह में बारिशें शुरू होती हैं तो पौधे में बहुत तेज़ी से विकास होता है, नमी उस समय पौधे को मिलती है। अगर उस समय किसान भाई किन्हीं कारण से लतर को सहारा देने से चूक जाएंगे तो उनकी उपज आधी हो जाएगी। अगर हम जैसे बात करते हैं कि परवल की खेती से 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में फल मिलता है, लेकिन जो किसान भाई इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे, अगर ज़मीन पे छोड़ देंगे तो हमें नहीं लगता कि 80 से 100 कुंटल भी उनको उपज प्रति हेक्टेयर मिल पाएगी। तो किसी भी उन्नतशील किस्म की गुणवत्ता को तभी हम परख पाते हैं जबकि उसके लिए उचित हम लोग वातावरण तैयार करते हैं। तो जो किसान भाई सहारा देंगे निश्चित रूप से फल उत्पादन दुगना होगा और अधिक मुनाफा भी कमा पाएंगे। किसान भाइयों, जानकारियाँ महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इन जानकारियों से आप तो लाभ उठाएंगे ही,
सर ने ये बहुत ही अच्छी बात बताए हैं कि जहाँ पे आप मादा किस्म के लगा रहे हैं वहाँ पे नर किस्म के भी लगाएं। झाड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लत्तेदार सब्जी है और इसका मुनाफा आप सही तरीके से उठा सकते हैं और झारखंड की ऐसी संभावनाएं हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बहुत ऐसे हैं जिनकी जानकारियाँ धीरे धीरे मिल पा रही हैं और उसका इस्तेमाल वो सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे किसान हैं, जानकारियाँ हैं लेकिन इस्तेमाल करने में कहीं से चूक हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप सुझाव क्या संदेश है सर? देखिए, जहाँ तक हम लोग पौध सुरक्षा की बात भी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। परवल में कोई खास तरह के कीट पतंगों का प्रकोप नहीं होता है। केवल जो फल लगने की अवस्था, फल लगता खास तौर से बरसात के मौसम में, तो उस समय एक फल की मक्खी जो है इस पर जो आक्रमण करती है। और फल की मक्खी क्या करती है कि जैसे ही फूल खिलता है उस समय उसमें घुस करके अंडे दे देती है और जब फल लगने के बाद भी उसमें फल सड़ जाता है पूरा। तो फल की मक्खी के रोकथाम के लिए हम लोग एक फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नर कीड़ा जो फंदे में फंस जाता है और जो है अपने आप जो प्रजनन उसका रुकता है, तो हमारे कीटों का प्रसार कम होता है। तो उस ट्रैप का इस्तेमाल अगर किसान भाई फील्ड में करेंगे तो फंदा बोलते हैं उसको, और उससे क्या होता है कि जो पतंगा है उसमें नर कीट फंस जाता है और प्रजनन प्रक्रिया रोकने से कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो जो हमारे मोनोसिल या मोनोक्रोटोफास दवा है फल मक्खी की रोकथाम के लिए 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई छिड़काव करेंगे तो उससे भी कीट मकोड़ों का नियंत्रण होता है। किसान भाइयों, जानकारियाँ बहुत ही अच्छी थी, विषय भी आपके लिए बहुत खास था। सही उपयुक्त समय में चर्चा हमने आपके साथ की है। परवल की खेती की वैज्ञानिक विधि को अपनाएं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे, नियमों का पालन करेंगे और किस्मों का सही तरह से चुनाव करेंगे। डॉक्टर साहब, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। उम्मीद करते हैं कि जो परवल के बारे में आज हमने आपको जानकारी दी वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी और जितने भी हमारे किसान भाई है जो परवल की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको जरूर से जरूर फायदा होगा। एकदम हो जी। और देखो हमरे के झारखंड प्रदेश में एक संभावना भी बनेला, तो आओ हमरे मन खेती वैज्ञानिक तरीके से हमरे करब और एक से फायदा हमरे मन हो। अब हमरे मन के पता बताए चाहिए किसान मन के। बिल्कुल, इतना समय आप ले लेते हैं ना कि मुझे पता बताना पड़ जाता है। तो जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांतू रोड, रांची। 3 संख्या 834-001। तो आशा के किसान मन जरूर मन के महत्वपूर्ण जानकारी हमरे मन दिवाले और मन खातिर बहुत कारगर हुई और इसने हमरे मन जानकारी और मन के बढ़िया दिवाते रहब। लेकिन अब हमरे मन के जाए कर बेरा हुई जाते, हमरे मन दुयो जन के विदा दो। जोहार।